हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2012 का। इसमें हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आप लोग बताइए कि ये 4 ऑप्शन में से सबसे करेक्ट को आंसर कौन सा है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। प्रत्येक त्रुटि में सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा शिक्षक के लिए यह थकाने वाला हुआ, तो इसका कोई महत्व ही नहीं बनता है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों ने तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। ऐसे भी आप लोग क्रॉस करके राइट आंसर निकाल सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियाँ एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी जो त्रुटि का है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वे बच्चे की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ये राइट आंसर यानी फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि बच्चा त्रुटि करेगा और टीचर उसे बताएगा, जो उसकी गलती होगी टीचर बताएगा तो वो समझेगा और दोबारा उस गलती को सुधारने की कोशिश करेगा। इसीलिए त्रुटियां भी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ओके, इसीलिए इस क्वेश्चन का 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी जो थीम है सबसे अच्छी है। मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। जो नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे शुरुआत करने का जो विषय वस्तु है वो मेरा परिवार, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं परिवार से आते हैं, उनको परिवार के बारे में पूरी जानकारी होती है कि कौन मम्मी है, कौन पापा है, भाई बहन, यानी सबको पता होता है। इसीलिए थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभेद करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, यानी विभेद नहीं करना चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाज मित्र के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए जो टीचर है उसको किसी भी बच्चे के संग भेदभाव नहीं करने चाहिए। प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य यानी सुनिश्चित करने चाहिए कि सभी को एक ही काम करना है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सबसे अच्छा ऑप्शन है ए, यानी यही इसका राइट आंसर है। ओके, एक बच्चा जो डैश से ग्रसित है वह सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, यानी वो अंतर नहीं कर पाता, तो उसे डिसलेक्सिया हुआ है, शब्द जबलिंग विकार है, डिसमोर्फिया है, डिसकैलकुलिया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फर्स्ट, यानी उसे डिसलेक्सिया है। वो कोई अंतर कर ही नहीं पाता क्योंकि उसे पता है, यानी पढ़ने में उसे दिक्कत होती, सा और वाज में कोई उसे अंतर नहीं पता होता। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब शब्द जबलिंग का मतलब होता है जैसे आप लोग यदि सीधा सीधा देखिए, जो सीधा सीधा उसे आंसर देने को कहोगे 1 + 1 कितना होता है 2। ओके, और ऐसे आप लोग दो 1 + 2 तो 3 बता लेगा। यदि आप लोग इसको उलट दो
और कर दो इसे 2+3, तो आप वो बच्चा जो है वो नहीं बता पाएगा। तो उसे कौन सा है, शब्द जबलिंग विकार, यानी शब्दों का उलट पुलट नहीं कर पाता। डिस्मोर्फिया, डिस्कैलकुलिया, यानी उससे गणित में प्रॉब्लम होती। गणित माने जो जोड़ घटाना या जो भी है, कैलकुलिया यानी कैलकुलेट करने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों डिसलेक्सिया है, यानी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वो कोई भी अंतर नहीं कर पाता है। क्योंकि जब आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो इससे आसानी रहते, आप लोग पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे थे, किस प्रकार के आते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक ही तरीका होता है, समस्या केवल एक ही सिद्धांत पर आधारित होती है, केवल, ये गलत है, समस्या किसी पर भी आधारित हो सकती है, ना कि एक है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप दे दिया जाता है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप दे दिया होता है, रूप से दिया होता है, यानी 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अपनी आवश्यकता को कह लेते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फर्स्ट, यानी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, वो शिक्षकों पे निर्भर नहीं होते हैं। ये शिक्षक बताता है तो उसी तरह वो काम कर लेते हैं और कुछ अपने। ओके, यानी फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। अब बताइए, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पहला चरण कौन सा आता है, फिर उसके बाद, यानी सीरियल वाइज से आप लोगों को लगाने हैं। प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण, पूर्व प्राक्रमण। तो देखिए जो सबसे पहला ऑप्शन है डी, यानी पूर्व प्राक्रमण। दूसरे नंबर ऐसे लिख लीजिए 1, फिर आता है प्रक्रिया चयन 2, फिर 3, यानी ये 2, ये 3, ये 4। अब देखिए डी सबसे पहले किस में है, इन दोनों में से, तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया बच्चे, ये 2। और फिर दूसरे नंबर पे क्या है, सी, तो ये भी निकल गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सेकेंड नंबर राइट आंसर है DCBA। ओके, यानी सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट। ऐसे भी आप लोग क्रॉस कर सकते हैं। सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है, उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। तो चाहे शहर के बच्चे हों या गांव के हों, किसी भी बच्चे में डिसेबिलिटी हो सकती है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। औसत के श्रेष्ठ बुद्धिलिप्त वाले बच्चों में पाई जाती है, लड़कियों की तुलना में लड़की अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। इसका कोई मतलब है, जो सबसे सटीक आंसर यही फंस रहा है,
यानी उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। यानी उनके जो पैतृक किसी को भी हो सकती है बीमारी, वो फिर दूसरे बच्चे में आ जाती है, यानी जीन वाइज होती है, वंशानुक्रम। इसीलिए 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह जो मोनिका है वो एक लड़की से क्वेश्चन पूछने के बाद दूसरे लड़के से पूछती है, और यदि उसे नहीं आता है तो वो अपना क्वेश्चन चेंज कर देती है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? इस तथ्य से पूर्णतया परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, तो इसका अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहती है। जो टीचर है वो पक्षपात कर रही है। यदि लड़की को नहीं आता तो उसने क्वेश्चन नहीं चेंज, और लड़के को नहीं आया तो उसने तुरंत क्वेश्चन चेंज कर दिया। इसीलिए 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि वो रूढ़िबद्धता को दर्शा रही है। ओके, सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय किसके? विद्यार्थियों की क्षमताएं इसका ध्यान रखती है, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। केवल विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को छोड़कर, यानी सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी सबका ध्यान रखती है, केवल आवश्यकताएं को छोड़कर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद ले लिया गया और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांश के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ये कोई जरूरी है कि धनी ही प्राप्त करे, निर्धन वाला भी अंक अधिक प्राप्त कर सकता है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो इसीलिए 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्ध को प्रभावित नहीं करता। चाहे वो धनी हो या निर्धन हो, वो बुद्धि लब्ध को कोई भी प्रभाव नहीं करता। इसीलिए 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल यानी फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। यानी सूक्ष्म पूछा है, तो इसीलिए वो चढ़ना ये तो सूक्ष्म नहीं, ये तो गतिक है। फुदकना, दौड़ना, ये तीनों एक से हैं, लेकिन लिखने में सूक्ष्म गतिक कौशल का प्रयोग हो रहा है क्योंकि उसमें मसल्स का कम यूज हो रहा है। इसीलिए 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में मदद, बच्चों उन गतियों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धिलब्ध IQ यानी उनसे कम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि इसके फोल्डिंग जो है वो वाइगोस्की ने बताया है कि टेम्परेरी हेल्प
यानी सहयोगात्मक समस्या समाधान। यदि बच्चे को कोई समस्या हो रही है तो टीचर जो है टेम्परेरी हेल्प देता है, सहयोग करता है। फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, बचपन के अपराधों के प्रति डर। जो किशोर हैं वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। यानी फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः हो सकता है डिस्थीमिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया। जो शारीरिक रूप से सक्षम है उन बच्चों को डिसग्राफिया यानी लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सॉरी थर्ड। डिसकैल्कुलिया क्या है? कैलकुलेट करने में समस्या। डिसलेक्सिया पढ़ने में, और डिसग्राफिया जो है लिखने से संबंधित, यानी शारीरिक रूप से अक्षम जो बच्चे होंगे उनको डिसग्राफिया हो सकता है, इसीलिए थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंशिक पुनर्बलन क्या है बताइए आप लोग। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आप लोग बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है। जो आंशिक पुनर्बलन है वो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, यानी सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? अनुशासित स्वभाव को, प्रतियोगात्मक अभिवृत्ति को, परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, स्मृति को। जो एक सशक्त विद्यालय है वो प्रतियोगात्मक अभिवृत्ति को अधिक बढ़ावा देगा, यानी सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने का अवसर दिए जाते हैं। अब जहाँ अवसर की आई बात वही क्वेश्चन आंसर मतलब राइट हो जाता है। आगे भी देख लीजिए आप लोग, प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या से संबंधित किए जाने की आवश्यकता है, जो शिक्षक से अभिभूत होने की कम संभावना है। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित करने की कम संभावना है। पाठ्य योजना बनाने की और गतिविधियों में शिक्षकों के लिए लचीलेपन की अनुमति होती है, जो सबसे राइट आंसर है जिसमें अवसर दिया जाए, यानी फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जहाँ पे अवसर की बात होती है वो हमेशा पॉजिटिव वे में लिया जाता है। ओके, वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, निपुणता अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, यानी फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। क्या बना सकता है मज़ेदार? सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्ण की अपेक्षा करने, मुक्त खेल के लिए समय देने, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। आप लोग बताइए कि 20 का राइट आंसर क्या होगा। जो 20 का राइट आंसर है यानी
जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्ण की उपेक्षा करनी। यानी सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा में अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यदि दृष्टि की दृष्टि से पूछा जाए तो रूपिम है। क्या है? रूपिम। यानी फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि ध्वनि की दृष्टि से पूछा जाए तो स्वनिम है। ओके, इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यदि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई पूछे तो रूपिम और ध्वनि की दृष्टि से पूछे तो स्वनिम। ओके, यानी फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय संवेगात्मक बुद्धिलब्ध IQ से संबंधित नहीं है। बिल्कुल संबंधित है। बुद्धि प्राक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों के विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यानी सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बुद्धिलब्ध प्राक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप से अभिप्रेरित करता है? बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्ट, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। जो 23 का राइट आंसर है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। यानी जो लोग लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं उनको खुद से संतुष्ट मिलती है। यानी सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धिलब्ध IQ सामान्यतः डैश रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। कम से कम, पूर्ण, उच्च, मध्यम, सामान्य, पूर्ण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उच्च यानी थर्ड। जो बुद्धिलब्ध सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं यानी थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्ध IQ परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु होगी 14, 15, 12, 85। अब आप लोग IQ का सूत्र बताइए। सबसे पहले इसका जो सूत्र दिया था साइमन बिने ने दिया था और बुद्धिलब्ध है इसका जो सूत्र है IQ बराबर MA या मानसिक आयु को MA लिख सकते हैं आप लोग। जैसे IQ बराबर MA इंटू वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ओके, इंटू 100 ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। इसका जो सूत्र है, सूत्र बहुत बार पूछा गया है। ओके, यानी थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों बहिष्करण, अन्य शिक्षकों समावेशन, विद्यार्थियों समावेशन, अभिभावकों समावेशन। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। यानी थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय क्षमता संवर्धन की, संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या जरूरी है सबसे। पृथक्करण यानी डी जो थर्ड है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, यानी सबसे इन चारों में से सबसे सर्वोत्तम कौन सा तरीका है, आप लोग कमेंट करके बताइए। पुरुष और महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, भर्ती से यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से पालन करना, नियम नहीं बनाने चाहिए। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों का चयन करना, इसमें तो रूढ़िवादिता दर्शाता है कि लड़कियों का चयन कर लिया और लड़कों का नहीं। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान, यानी फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी लिंग पक्षपात का व्यवहार न करते हुए दोनों पक्षों का चयन करना चाहिए, यही सबसे महत्वपूर्ण तरीका है भेदभाव से बचने का, यानी दोनों का चयन करना चाहिए, इसीलिए फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, या व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, या हत्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की अनुगमन करता है, या सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यानी सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी सबसे अधिक उपयुक्त है? बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करना जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। बच्चों को आकर्षित करने लिए प्रतिदिन मध्याह्न भोजन, यानी मिड डे मील जिसे बोलते हैं, देना चाहिए। आवासीय विद्यालय खोलना, जो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है वो फोर्थ नंबर, यानी आवासीय विद्यालय खोलना 4 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को लाभदायक है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए।